बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान बैक्टीरिया है। सबसे पहले इस बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जल्दी से इस बैक्टीरिया को शुरू करते हैं। यहाँ से मैं स्लाइड शो करता हूँ। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई हमने ग्राम पॉजिटिव रोड्स वगैरह को शुरू किया हुआ था। ये उसका बैक्टीरिया है, तकरीबन 7वां बैक्टीरिया है। हमने पिछले क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस को डिस्कस कर लिया था, 6 बैक्टीरिया हो गए थे। अब जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अगर हम इसकी सबसे पहले डिजीज़ के बारे में देखें तो ये 2 किस्म की डिजीज़ करवाता है। यानी एक तो है कि रेस्पायरेटरी डिजीज़ हैं जिसको रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया भी कह सकते हैं, और कुछ हैं क्यूटेनियस डिजीज़ यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ ये करवाता है। अब जो रिस्पायरेटरी जो डिप्थेरिया है ना, उसमें डिप्थेरियाई उस डिजीज़ को बोला जाता है। अब डिप्थेरियाई क्या है, इसको याद रखना बड़ा ही आसान है। हमने क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में पढ़ा था कि उसमें भी सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो रहा था। इसमें भी उसी तरह की एक सूडो मेम्ब्रेन बनती है, वाइटिश ग्रे किस्म की सूडो मेम्ब्रेन बनेगी। कहाँ पे बनेगी? पोस्टीरियर फेरेंक्स में। अभी मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊंगा। आपने इस पिक्चर को थंबनेल में भी देखा होगा, उसी पिक्चर को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सूडो मेम्ब्रेन है ना, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इन दोनों में सूडो मेम्ब्रेन्स बनती है। तो आपने इन दोनों बैक्टीरिया को लाजमी तौर पर याद रखना है। ये चीज़ एमसीक्यूज़ और वाइवा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूडो मेम्ब्रेन कौन कौन से बैक्टीरियाज में बनती है। तो ये 2 बैक्टीरिया हमने पढ़ लिए हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। और सूडो मेम्ब्रेन के फीचर्स क्या थे, हमने वहाँ भी देखा था कि वाइटिश ग्रे किस्म का एक बन रहा था प्लाग या लीजन वगैरह, उसको बोला जाता है। और इसमें स्पेसिफिक पोस्टीरियर फेरेंक्स में बन रहा है। हमने कहा कि रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया हो रहा है ना, तो पोस्टीरियर फेरेंक्स यानी जो मुंह के पीछे वाला हिस्सा है उसको ओरोफेरेंक्स, वहाँ उस वाला पार्ट पोस्टीरियर फेरेंक्स, वहाँ पे ये बनेगा। अभी जो है मैं आपको अगर एक पिक्चर दिखा दूँ यहाँ पे, इस पिक्चर को आप देखें, इसको आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ये एक पेशेंट है, उसका ये माउथ यहाँ पे दिखाया गया और इसके अंदर ये जो डॉक्टर है वो चेक कर रहा है उसका वो डिप्थेरिया वगैरह या उसका वो सोर थ्रोट उसको हुआ हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये उसका पैलेट भी यहाँ पे उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसके अलावा जो माउथ के पीछे पोस्टीरियर फेरेंक्स है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रे वाइट यहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन, इससे हम डायग्नोस करते हैं, इसको बोला जाता है सूडो मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, तो डॉक्टर इसको इस चीज़ से डायग्नोस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो है मार्क इन्फ्लेमेशन ऑफ पैलेट एंड फेरेंक्स, ये हमने देख लिया कि डिस्पेरिटी डिप्थेरिया के फीचर्स क्या क्या थे, कि उसमें डिप्थेरिया यानी सूडो मेम्ब्रेन बनेगी। ये किस किस्म की होगी वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है कि ये कार्डियोटॉक्सिक भी है। अब देखें आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोटॉक्सिक मतलब एक दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं कि अगर फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन आगे से डेसिमिनेट होना शुरू होगा तो फिर जाके ये मायोकार्डाइटिस करवा देगा। मायोकार्डाइटिस मीन, मायो मीन मसल और कार्डाइटिस मीन के कार्डियक टिश्यू, मतलब कार्डियक हार्ट का जो मसल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इन्फ्लेमेटरी कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, के जो हार्ट्स के मसल हैं उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये अक्सर हिस्टामीन ब्लॉकर्स बहुत ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी मायोकार्डाइटिस ये आसानी के साथ हो जाता है। तो इसकी जो दूसरी डिजीज़ है ना वो है कार्डियोटॉक्सिक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें जो स्किन के रिलेटेड डिजीज़ थी ना, हमने यहाँ पे देखा कि क्यूटेनियस डिप्थेरिया भी हो रहा था। उसमें एक है कि बुला एट नेक, यानी नेक के ऊपर एक बुला बन जाता है। अब आप इस लफ्ज़ को देखें, बुला हमने एक और बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस में जो पाँव के ऊपर एक बुला टाइप बन रहा था जिसमें गैस गैंग्रीन हो रही थी, वहाँ पे भी बुला एक बन रहा था। लेकिन इसका जो है वो नेक पे बनता है, और भी बन सकता है लेकिन स्पेसिफिक नेक पे है। अब बुला क्या था कि फ्लूइड फिल सैक या लीजन अगर बन जाए उसको बुला कहते हैं। जैसे हमने वो पाँव पे देखा था कि गोल किस्म का फ्लूइड फिल लीजन था। तो ये क्यों पैदा होता है? लिम्फ एडिनोपैथी की वजह से। अब लिम्फ एडिनोपैथी क्या है? यानी लिम्फ नोड्स का इनलार्ज या स्वेल हो जाना। लिम्फ मीन लिम्फ नोड्स और एडिनोपैथी मीन कि उसका स्वेलन या इनलार्ज हो जाना, उसका साइज अब नॉर्मल हो जाना, उसकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ जाना, उसको बोला जाता है लिम्फ एडिनोपैथी।
तो उसकी वजह से नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे वो स्वेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और फिर वहाँ पे बुलास बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ क्यूटेनियस जो है डिप्थेरियाई में आ जाएगा। ये हो गई पहली डिजीज़। इसके अलावा कुछ डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस, जैसे हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी का देखा कि कार्डियोटॉक्सिक हो रहा था, और यहाँ पे जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कैसे होंगे कि उसके लिए डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी। डीमाइलिनेशन डिजीज़ एक होती है। अब मैं ये आपको समझा दूं कि डीमाइलिनेशन क्या होती है। डीमाइलिनेशन, जो हमारा न्यूरॉन है ना, जितने भी न्यूरॉन है उसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो चाहे ब्रेन की हो, ऑप्टिक नर्व्स की हो, स्पाइनल कार्ड की हो, उसकी अगर डीमाइलिनेशन यानी वो ख़त्म हो जाए इस बैक्टीरिया की वजह से, तो वहाँ पे फिर जो है नर्व इम्पल्स जो जा रही है वो स्लो हो जाएगी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसके फीचर्स वगैरह को देख लिया। अगेन आप रेस्पिरेटरी डिजीज में स्पेसिफिक अगर आप चीज़ याद रखोगे तो वो है वाइटिश ग्रे सूडोमेम्ब्रेन। इसके अलावा आप लिम्फेडिनोपैथी यानी बुला एंड नेक को लाजमी याद रखेंगे। बाकी जो डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस हैं कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोलॉजिक टॉक्सिक, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट करेगा तो इसको डायग्नोस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाली पिक्चर हमने देख ली कि डिप्थेरिया किस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर हैबिटेट और ट्रांसमिशन इसकी अगर हम देखें तो इसका जो हैबिटेट है ना, हमने देखा कि रेस्पिरेटरी और क्यूटेनियस डिप्थेरिया ये करवा रहा था, तो इसका जो हैबिटेट है वो है थ्रोट। अब आप देखें कि थ्रोट में जो इन्फ्लेमेशन वगैरह और वो जो सूडोमेम्ब्रेन वगैरह बन रही थी, तो वहीं इसका हैबिटेट है और वहीं जाके ये इन्फेक्शंस करवा रहा है। तो ये चीज़ रिमेंबर रखना काफ़ी आसान है। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो इसकी ट्रांसमिशन मतलब ये कैसे गले तक पहुँचेगा, थ्रोट तक या फेरेंक्स तक, या मतलब हमने देखा वो न्यूरॉन्स या फिर हार्ट तक पहुंचेगा, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही आएगा। तो अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लफ्ज़ को आप बहुत ज़्यादा वायरोलॉजी में सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इसको आपने समझ लिया कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ये होते हैं कि जो स्मॉल एक्वस पार्टिकल्स होते हैं उसको बोला जाता है। वो जो हम एक्सहेल करते हैं यानी सांस को बाहर निकालते हैं उसके दौरान जो रिलीज होते हैं उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उसके ज़रिए ये फैलेगा, तो आपने इस चीज़ से इसको याद रखना है। फिर जाके ये थ्रोट में जाएगा और फिर आगे जिसके डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो दिल में हो या फिर ब्रेन में कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो किस तरह की है। अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने पैथोजेनेसिस के साथ यहाँ पे लिखा है कि टॉक्सिजेनिक पैथोजेनेसिस, यानी कि स्पेसिफिक इसके अंदर टॉक्सिन ही है जो कि एक्सोटॉक्सिन जिसे हम कहते हैं, वही इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। क्योंकि हम अभी तक जो देख रहे थे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में स्पोर्स देख रहे थे और को क्या कहते हैं एनारोबिक कंडीशन देख रहे थे जिस पे वो ग्रो करता था, उसके बाद टॉक्सिन रिलीज होता था। लेकिन इसका जो टॉक्सिन है वो डायरेक्ट रिलीज होगा इससे, जिसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन सेक्रीट होगा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करवा देगा। ये तो हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि जितने भी एक्सोटॉक्सिन है वो इनहिबिट तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते ही करवाते हैं। अब जो इसका टॉक्सिन है ना उसके अब दो पार्ट्स हैं। ये स्पेसिफिक चीज़ अब यहाँ पे आ गई है जो कि इस बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है। सबसे पहला पार्ट है सब यूनिट ए, दूसरा होता है सब यूनिट बी। अब उस दोनों के अलग अलग फीचर हैं। अब याद रखें कि हम लोगों ने जो है उन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस देख रहे हैं जो हमने अभी 4 किस्म की डिजीज़ पढ़ी थी। उस डिजीज़ पे मैं आऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इस टॉक्सिन का बता देता हूँ कि जो सब यूनिट ए है ना उसमें के पास होता है एडीबी राइबोसाइलेटिंग एक्टिविटी, यानी कि एडीबी राइबोस को वो ऐड करता है एलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ। इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सब यूनिट ए का ये फ़ायदा है, ये काम करता है। सब यूनिट बी जो है ना वो टॉक्सिन के साथ बाइंड होगा, यानी जो ये वाला टॉक्सिन है सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी जहाँ पे इसने इफेक्ट करना होगा बॉडी में। जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेशन में ये वहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा था, उसके बाद ये कार्डियोजेनिक, फिर न्यूरोलॉजिकल, सब कुछ स्किन पे भी क्यूटेनियस। इसके अलावा ये सूडो मेम्ब्रेन्स हमने देखा इसमें बन रही थी थ्रोट के अंदर, वो कैसे बनेगी उसकी अगर हम पैथोजेनेसिस देखें तो जो डेथ ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि हमारे थ्रोट में जो हमारे रेस्पिरेशन में होते हैं, एपिथेलियल म्यूकोजल एपिथेलियल सेल, उसकी अगर डेथ हो जाए तो हमने देखा था सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में कि वहाँ डेथ ऑफ द एंटेरोसाइट्स हो रही थी जो इंटेस्टाइन के सेल्स थे, और यहाँ पे है म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स। तो ये चीज़ आप रिमेंबर रख सकते हैं कंपेयर करके।
और इसके अलावा अगर इसका हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखें, क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया के कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, फेलियर टू इम्यूनाइज है, मतलब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर इस इन्फेक्शन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका जो एक मेन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो इसको आप याद रख सकते हैं। अब जो इसकी पैथोजेनेसिस है, टॉक्सिजेनिक, मैंने इसीलिए कहा था कि इसका एक ही टॉक्सिन है जो कि सारे डिजीजेस करवा रहा है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियोटॉक्सिक और रेस्पिरेटरी या क्यूटेनियस। सूडोमेम्ब्रेन की पैथोजेनेसिस भी आपने देख ली और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी। करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हम देख रहे थे कि क्लोस्ट्रीडियम की चारों की सेम थी, बेसिलस में भी कुछ सेम वगैरह थी, लेकिन इसकी थोड़ी डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव रोड तो है ही है ये, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो है कि ये अरेंज होते हैं वी एंड एल शेप में। अब ये वी एंड एल शेप क्या है ये मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ नेक्स्ट। इसके अलावा इसमें क्लब शेप्ड होते हैं। इन दोनों चीज़ों को अभी हम आगे जाके देख लेते हैं। इस पिक्चर को गौर करें, यहाँ पे इस एरो हेड को देखें और इस एरो को देखें। यहाँ दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक क्लब शेप दिखाया गया है बैक्टीरिया, जो कि स्पेसिफिक कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है। और ये जो आप देख सकते हैं ये वी या एल आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ये इस तरह अरेंज होता है। तो इस चीज़ को आप इससे रिमेंबर रख सकते हैं। अब मैं पीछे आता हूँ और इसके जो और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। ये दो भी स्पेसिफिक थी, और अगर हम थोड़ा कंपेयर करके बाकी बैक्टीरिया से तो ये एरोबिक हैं। हमने देखा कि अभी तक वो जो थे ऑब्लिगेट एनारोब थे, ये एरोबिक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अभी तक जो हमने देखे क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस वो स्पोर फॉर्मिंग थे, ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। तो इसकी बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं, और बहुत ही आसान है इसको रिमेंबर रखना भी, क्योंकि ये थोड़ा बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। अभी हम डायग्नोसिस में भी देखेंगे कि इसके टेस्ट भी बहुत स्पेसिफिक हैं और इसी बैक्टीरिया के रिलेटेड ही हैं। ये हो गई पिक्चर इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है ना, इसकी सबसे पहले जनरल टेस्ट, गाम स्टेनिंग, स्मीयर एंड कल्चर एज यूजुअल जो हम कहते रहते हैं। ग्रेन्यूल्स स्टेन मेटाक्रोमेटिकली, यानी इसका जो ग्रेन्यूल्स हैं इस बैक्टीरिया के वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स और शेड्स देते हैं जब उसको स्टेन किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग या कोई भी स्टेन किया जाएगा तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये मेटाक्रोमेटिकली बहुत ज़्यादा, यानी मेटा मीन क्रोमेटिकली मीन डिफरेंट कलर्स और शेड्स दे देना किसी भी स्टेन के अंदर, उसको बोला जाता है। इसके अलावा प्रेसिपिटीन टेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। अब ये जो टेस्ट है ना, इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए, ये नहीं है कि हम ये कर लेंगे तो डायग्नोस हो जाएगा। अभी इसके बाद जो हम टेस्ट देखेंगे वो स्पेसिफिक हैं। आप इसको जनरल टेस्ट भी कह सकते हैं। प्रेसिपिटीन टेस्ट क्या है, ये हमने पहले भी देखा था कि ये जो है डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीजन को, जो कि इस बैक्टीरिया का होगा, जो कि इसके अलावा जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा के भी हम इसको चेक कर सकते हैं, या किसी लेबोरेटरी एनिमल्स जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे उसके अंदर डिजीज़ पैदा करके भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि हम जनरल टेस्ट हैं कि मेटाक्रोमेटिकली स्टेन और प्रेसिपिटीन टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट देखते हैं जो कि सिर्फ इसी बैक्टीरियम के लिए हम यूज़ करेंगे। पहला टेस्ट है कि ब्लैक कॉलोनीज ऑन टेलोरेट प्लेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बैक्टीरिया की कि ये जो टेलोरेट प्लेट होती है उसके ऊपर ये ब्लैक कॉलोनीज देगा। आप इस ये MCQs हो गया, SCQ हो गया, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। टेलोरेट प्लेट क्या है कि ये टेलोरेट ये एक एलिमेंट होता है जिसका ये आइसोटॉप्स है TeO32, उसको जो एलिमेंटल TE में कन्वर्ट कर देता है तो उसमें ये ब्लैक कॉलोनीज बना देगा। ये बेसिक स्पेसिफिकली टेलोरेट प्लेट का इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा जो टेस्ट है ना स्पेसिफिक इसका, वो है कि लो एफ्लर्स मीडियम, लोफ्लर्स मीडियम भी कह सकते हैं इसको। लोफ्लर्स मीडियम क्या है कि इसमें भी कुछ हॉर्स सीरम होता है, बीफ हार्ट इन्फ्यूजन होती है, डेक्सट्रोज वगैरह होते हैं, मतलब ये उसके ग्रेडियंट्स हैं मीडियम के। उसके अंदर भी हम इस बैक्टीरिया को चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक दो टेस्ट हैं इसके लिए। तीसरा जो और आखिरी जो टेस्ट है वो है एलेक्स टेस्ट। ये क्या है कि ये इम्यूनो डिफ्यूजन यानी एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है जो कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी के अंदर बनी होगी। उसके लिए हम एलेक्स टेस्ट कर सकते हैं। ये 3 टेस्ट बहुत स्पेसिफिक हैं, आपको लाजमी से पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और 2 जनरल टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है।
अब जो ट्रीटमेंट है ना इसकी, हमने देखा कि एक्सोटॉक्सिन जो था, टॉक्सिजेनिक पैथोजेनेसिस थी इसकी, एंटी टॉक्सिन देंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि हम होस्टिस यानी उससे बनाया जाता है, और इस टॉक्सिन, इसका जो एक्सोटॉक्सिन है उसको हमने देखा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है एंटीटॉक्सिन वाली। इसके अलावा हम लोग जो है वो पेंसिलिन जी वगैरह दे सकते हैं, जो कि डायरेक्टली इस बैक्टीरिया को किल कर देगी। कैसे करेगी? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, बीटा लैक्टामेजिस वाली रेजिस्टेंस इसमें नहीं पैदा होती, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। पेंसिलिन जी इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। हमने देखा कि एक्सोटॉक्सिन जो है इनहिबिट करवा रहा था प्रोटीन सिंथेसिस को इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ, तो एरिथ्रोमाइसिन क्या करेगी कि इनहिबिशन करवाएगी प्रोटीन सिंथेसिस की। तो ये चीज़ भी इसके लिए इफेक्टिव है। 2 ड्रग्स हैं और एक एंटीटॉक्सिन। प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन, जैसे टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड का लफ्ज़ अगर आप देखें, टॉक्सॉइड मीन होता है कि जो कि फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन इसको बोला जाता है। और इसमें जो है इसको हम कम्बिनेशन के तौर पे यानी एक कैरियर प्रोटीन इसके साथ मिलाएंगे ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। बच्चों में ये वैक्सीन दी जाती है इन कम्बिनेशन विद टेटनस टॉक्सॉइड या फिर ए सेलुलर परट्यूटस वैक्सीन, DTAP। इस वर्ड को अगर आपने टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस में भी पढ़ा था कि वहाँ पे भी हम टॉक्सॉइड वैक्सीन दे रहे थे, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम डिप्थेरिया की जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है उसको मिला के देते हैं। तो ये चीज़ हमने डिप्थेरिया वाले बैक्टीरिया में भी पढ़ ली वही चीज़, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको इन कम्बिनेशन दिया जाता है। अब जो टॉक्सॉइड वैक्सीन ये वो होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट हैं। पैसिव इम्यूनिटी का आपने नाम सुना होगा, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में आप एंटीजन देते हो, बॉडी खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी यानी टॉक्सॉइड वगैरह वाली इम्यूनिटी, उसको कहते हैं कि जिसमें आप एंटीबॉडी देते हो, पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडी देते हो बॉडी को, और फिर बॉडी उससे इम्यून हो जाती है। तो ये चीज़ डिफरेंस आपने याद रखना, मैं पहले भी बताया था। इसके अलावा ये चीज़ USA में आप देखें कि इतनी ज़्यादा कॉमन है, इसके अलावा एशिया ममालिक में भी कॉमन है। तो इस चीज़ ये इसीलिए मैं कह रहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको डायग्नोस करना, इसके फीचर्स का पता होना और हर चीज़ का पता होना। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया ख़त्म हुआ। हम जो क्या करते हैं इसको क्विकली एक रिव्यू दे देते हैं। सबसे पहले कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये पेशेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी अगर क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में देखें तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया ग्राम पॉजिटिव रॉड का बैक्टीरिया है। रेस्पायरेटरी और क्यूटेनियस डिप्थेरिया यानी 2 किस्म की डिजीज़ करवाएगा जो लोकल हैं। इसके अलावा अगर डेसिमिनेटेड देखें तो वो भी 2 हैं। जो रेस्पायरेटरी डिप्थेरिया है उसमें वाइटिश ग्रे सूडो मेम्ब्रेन बनेगी। कहाँ कहाँ बनेगी वो अभी हम पिक्चर में देख लेते हैं। इसके अलावा डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन यानी मायोकार्डाइटिस इसमें होगा। स्किन इन्फेक्शन में बुला एंड नेक लिम्फेडिनोपैथी होगी, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएंगे। तो ये जो 2 डिजीज़ इनको अलग रखें, और कार्डियोजेनिक और न्यूरोलॉजिकल को आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं। और डिप्थेरिया किस तरह प्रेजेंट होगा कि ये जो येलोविश वाइट सूडो मेम्ब्रेन है वो पोस्टीरियर फेरेंक्स पे या एडिनॉइड्स यहाँ पे जितने भी पैलेट पे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, ये चीज़ आप डायग्नोस कर लोगे। हैबिटेट इसका क्या है कि थ्रोट है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवा रहा था। ट्रांसमिशन इसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होगी। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं हमने पहले देख लिया। टॉक्सिजेनिक पैथोजेनेसिस है कि स्पेसिफिक टॉक्सिजेनी इसमें इन्वॉल्व है। एक्सोटॉक्सिन जो इसके 2 पार्ट्स हैं, सब यूनिट A और सब यूनिट B। सब यूनिट A जो है एलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट करेगा और उसके साथ बाइंड होगा। इसके अलावा जो सब यूनिट B है वो स्पेसिफिक टॉक्सिन के साथ बाइंड करके सेल रिसेप्टर पे जाएगा, और सूडो मेम्ब्रेन जो है डेथ ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल से ही बनेगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसका यही है कि इम्यूनाइजेशन फेलियर हो जाए तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको बताया कि VNL शेप और क्लब शेप इसके रॉड्स होते हैं, और एरोबिक और नॉन स्पोर फॉर्मिंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये यहाँ पे इस पे ये वाले क्लब शेप्ड और यहाँ पे VNL शेप्ड, ये चीज़ OSP के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जर्नल टेस्ट ग्रेन्यूल स्ट्रेन मेटाक्रोमेटिकली बहुत ज़्यादा कलर्स देगा, या प्रेसिपिटीन टेस्ट में हम एंटीजन या टॉक्सिन वगैरह को डिटेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट 3 हैं, टेलोरेट प्लेट पे ब्लैक कॉलोनीज और लोफलर्स टेस्ट
प्लेटेड, इसके अलावा एलेक्स टेस्ट। ये 3 टेस्ट लाजमी से आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद ट्रीटमेंट में जो एंटी टॉक्सिन देंगे, स्पेसिफिक है न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसकी पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सेल वॉल इनहिबिटर और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रिवेंशन में हमने देखा कि टॉक्सॉइड वैक्सीन दे सकते हैं, जो कि हमने टेटनस में दी थी, इसकी कम्बिनेशन के साथ DTAP, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, एंटीबॉडी डायरेक्ट हम दे रहे हैं। इसकी एक यही मतलब प्रिवेंशन है। इसके अलावा और भी अगर आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डॉपलर्स यानी क्लोज कॉन्टैक्ट से बचा जाए, ताकि रेस्पिरेटरी डॉपलर्स क्योंकि मेन इसका सोर्स है, आप ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन को एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है ये बैक्टीरिया ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैक्टीरिया काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और मेन इसकी तकरीबन हर चीज़ हमने कवर कर लिया यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या पिछले बैक्टीरिया के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सजेशंस वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप को समझ आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए एम साइंस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको नई आने वाले वीडियो की अपडेट मिल जाए। और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोज़ को लाजमी से चेक करें, आपको बहुत ही ज़्यादा आसान वे में समझ यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो अकाउंट्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेडिकल के रिलेटेड मिल जाए। तो बस इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।